हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग नॉलेज विद शैलेंद्रा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमारा जो जेआईबी की सेकंड बुक है, हमारी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स का मॉड्यूल ए चल रहा था, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 7 कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा आज टॉपिक क्या है? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये दोनों चीजें होती क्या हैं। और ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल बेस है, बट इस चैप्टर में एक बेसिक चीज बस हमें यही समझना है कि कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्स- ये एक्सपेंडिचर एक सिंपल चीज है। एक्सपेंडिचर में हिंदी मतलब क्या हो गया अगर देखा जाए तो खर्च। ठीक है। अब जैसे हम लोग कोई कंपनी चलाते हैं, तो अब उसमें जो खर्चे आते हैं, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो हमारा कैपिटल होगा, ये रेवेन्यू होगा। ये हम डिसाइड करेंगे और उसी बेस पे, क्योंकि जैसे मान लिया एक कंपनी है, ठीक है। अगर कंपनी मान लिया 2020 में शुरू हुई, तो जब शुरू होगी, ठीक है, तो सिंपल है, प्लांट एंड मशीनरी लगेंगी। हम्म और क्या? जैसे रॉ मटेरियल लगेगा, ऑफिस सेटअप होगा। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारा किस में आएगा? कैपिटल में आएगा या फिर रेवेन्यू में आएगा? किस में? इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक सिंपल चीज है, जो कैपिटल होगा, रेवेन्यू, इस बेस पे हम लोग डिवाइड ये करेंगे। जैसे मान लो हमने 2020 में अपनी कोई कंपनी शुरू की। अब अगर हमने ये सारा खर्चा जो हमने फर्स्ट ईयर किया, तो जरूरी नहीं कि जो फर्स्ट ईयर सारा खर्च किया है वो फर्स्ट ईयर में ही कंज्यूम हो जाए, या उसका रिजल्ट फर्स्ट ईयर में ही आ जाए। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज हमने लगाई, वो अगले 5-6 साल तक रहेगी, ठीक है। तो उसे हम किस एक्सपेंडिचर में डालेंगे? कैपिटल में डालेंगे, रेवेन्यू में डालेंगे, ठीक है। उस चीज को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि उससे हमारे बैलेंस शीट पर, उससे हमारे प्रॉफिट लॉस पे क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए हम अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? अभी तक हम लोगों ने जनरल जनरल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? जनरल डिस्कस कर चुके हैं, लेजर कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, ठीक है। अब सबसे पहले आगे पढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस शोज द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस एंड टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। तो ट्रायल बैलेंस क्या था? हमने आपको ये अपने पहले लेक्चर में बताया, जिन्होंने ना देखा हो उस लेक्चर को देख सकते हैं। ये जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है, जो हमारे लेजर में होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वहीं से लेते हैं। और उससे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद अगर उसमें कोई एरर नहीं रहती तो हम लोग फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमने पढ़ा था अपने पुराने लेक्चर में। दीज बैलेंसेस देन आर कैरिड फॉरवर्ड टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। उसके आगे जो बैलेंस होते हैं वो अलग अलग, कुछ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाते हैं, कुछ हमारे बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू नेचर और शोन इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये हम लोग लाइन जो है, इसको ध्यान रखना है कि जितने भी एक्सपेंसेज हैं एंड रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि जो रेवेन्यू किसी नेचर में, रेवेन्यू नेचर में है, वो जितने भी है किस में शो किए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाएंगे। अभी हम आपको आगे इस चीज को क्लियर बताएंगे, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट ऑफ ए कैपिटल नेचर, जो किस नेचर में? कैपिटल नेचर में है, वो सब किस में लिए जाएंगे? वो सब सीधे बैलेंस शीट में चले जाएंगे, ठीक है। इट इज therefore necessary to know that what is meant by revenue and capital expenses and revenue and capital receipts and their importance in preparation of final account, ठीक है। तो इस पूरी स्लाइड में बस हमें यही बताना चाह रहे हैं कि हमें ये देखना है कौन सा एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर में है, कौन से कैपिटल नेचर में। जो हमारे रेवेन्यू नेचर में होंगे वो किस में जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे। जो कैपिटल नेचर में है, वो सीधे बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, कोई भी एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो कैपिटल है या रेवेन्यू है?
वो क्या है, कोई भी जैसे है, कोई भी एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल है या रेवेन्यू है, ये तीन फैक्टर है, इस पे डिसाइड करेंगे। बस अब आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। कैपिटल मतलब हो गया है कि जो कई सालों तक जिसका फायदा हमें कई सालों तक मिलता रहे, कितने, मैनी ईयर्स तक मिलता रहे, ठीक है। या वो, सॉरी, यहाँ इसको मैनी मत लिखिए। हम्म। जब हमें हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, अगर उसको आप फायदा में मोर देन 1 ईयर्स मिल रहा है, कितना, मोर देन 1 ईयर मिल रहा है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। और अगर रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, जिसका फायदा हमें केवल करंट ईयर में मिल रहा है, किसमें, करंट ईयर में विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो हमारा किसमें आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अब ये हमारे तीन फैक्टर हैं जिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे क्या क्या है, एक तो नेचर एक्सपेंसेस, मतलब जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, उसका इफेक्ट क्या पड़ा रेवेन्यू, मतलब अर्निंग कैपेसिटी पर, बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर से जो बेनिफिट हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है। ये तीन बेस पे हम डिसाइड करेंगे कोई भी एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रेवेन्यू है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम लोग नेचर ऑफ एक्सपेंस की बात करें, मतलब कि, अब देखिए नेचर ऑफ एक्सपेंस मतलब कि जो एक्सपेंस हो रहा है उसका नेचर क्या है। नेचर जैसे क्या बोलते हैं, आप ये चीज समझ सकते हैं। देखिए एक्सपेंस का नेचर मतलब क्या, किस तरह का है, मीन्स वो केवल एक ही बार हुआ है, ओनली वन टाइम्स हुआ है, या वो रिकरिंग इन नेचर है, ठीक है। रिकरिंग नेचर मतलब क्या हो गया कि वो बार बार हो रहा है, ठीक है। जैसे हम मान लें किसी की सैलरी देते हैं, कोई एम्प्लॉय है, हम उसकी सैलरी देते हैं, तो एम्प्लॉय की सैलरी क्या हर मंथ देते हैं। रॉ मटेरियल खरीदना हो गया, रॉ मटेरियल क्या हम हमेशा खरीदते हैं, तो ये सब क्या रिकरिंग इन नेचर है। अब जैसे ओनली वन टाइम, जैसे मान लिया हमने कोई मशीन ही लगा दी, तो वन टाइम इन द सेंस वो कई दिनों तक चलेगी, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो हम सबसे पहले नेचर ऑफ एक्सपेंसेस देखेंगे। जो भी एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर में होंगे, रिकरिंग मतलब वो बार बार अगर हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो उसको हम लोग डालेंगे किसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। बट अगर कोई भी ऐसा नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो हमारा केवल एक ही बार हुआ है एक्सपेंडिचर, और वो कई सालों तक उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो हमारा कैपिटल इन नेचर हो गया, ठीक है। उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखेंगे। तो ऐसे इसमें बोला गया है नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या बोला गया, सर्टेन एक्सपेंसेस आर रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग रेफर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी विथ विच ए ट्रांजेक्शन अकर्स इन ए बिजनेस, ठीक है। अगर मान लो कई बार अकर्स हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे मैं बता, पेमेंट ऑफ सैलरी, रेंट, टेलीफोन चार्जेज, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेज है। मतलब ये बार बार अकर्स हो रहे हैं, रिकरिंग इन नेचर है, तो ये किस में आ जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेज में। तो हमें कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब भी हम डिस्कस करेंगे, जब भी हमें किसी मान लिया दिया गया ऑप्शन कि इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रिकरिंग है, सॉरी कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, तो अगर कैपिटल एक्सपेंसेस होगा तो वो वन टाइम अकर होगा। अगर कोई चीज बार बार हो रही है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। रिकरिंग नेचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आएगा। दूसरा क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, मैंने बताया ना जो बार बार आकर्ष नहीं हो रहा, इज ऑलवेज कैपिटल इन नेचर, मतलब क्या वो एक ही बार वो इन्वेस्ट होगा, ठीक है, अनलेस मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अगर हमारा शायद इसमें पहला लेक्चर होगा या जो भी लेक्चर हो, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, उसमें मैंने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को आपको बताया था। अभी आपको फिर बता दे रहा हूँ इसमें क्या है। जैसे इसमें एग्जांपल देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या लिखा, परचेज ऑफ ए वॉल क्लॉक rupees 500 is non-recurring expenditure, but on the basis of the materiality concept, it may be treated as a revenue expenses। कहने का मतलब, ठीक है, कहने का मतलब हमने जैसे क्लॉक खरीदी, तो क्लॉक तो कई एक साल से ज्यादा साल तक चलेगी, और वो ऐसा नहीं कि हमें हमें हमेशा खरीदना पड़ेगा। वो तो हम खरीदेंगे 2-3 साल चलेगा, ठीक है। बट इसकी कॉस्ट कितनी है, केवल है 500, एक बहुत छोटी अमाउंट है।
तो अगर हम इसको भी कैपिटल में इंक्लूड करेंगे तो ऐसे कितने चीजें होंगी, ऐसे कई चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी जो भी चीजें हैं कि जिनका मतलब बहुत लेस अमाउंट है कंपेयर टू बिजनेस, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस में ले लेंगे, क्योंकि किसके अपने मॉडलिटी कॉन्सेप्ट पे कि कैपिटल नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर में कौन सा आएगा जिस जो थोड़ा बड़ा हो, जिसका अमाउंट बड़ा हो अब बिजनेस से कंपेयर में। जैसे मान लिया हम लोग वो ऑफिस के वर्क के लिए हमने स्टेपलर खरीद लिया। अब स्टेपलर तो ऐसा नहीं कि हम हमेशा खरीदेंगे, वो तो 3-4 साल तक चलता है। तो अगर हम स्टेपलर की कॉस्ट वो जो 100 रुपए है, अगर उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ले आएंगे तो हमारी बैलेंस शीट क्या होगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी, क्योंकि हम उसमें कई चीजें कैपिटल में ले आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत लेस अमाउंट में है एज कंपेयर टू बिजनेस, तो हम उसे भी किसमें, भले वो नॉन रिकरिंग नेचर हो, लेकिन उसे फिर भी हम किस में लाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लाएंगे, कैपिटल में नहीं लाएंगे। ठीक है, अब जैसे परचेज ऑफ मोटर कार, इसका कॉस्ट ज्यादा है तो इसलिए हम इसको किस में लाएंगे, कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर में। हम इसे बार बार नहीं खरीदते। प्लांट, बिल्डिंग, ये सब क्या है, एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अपना नेचर ऑफ एक्सपेंस समझ में आ गया। नेचर ऑफ एक्सपेंस मतलब कोई अगर चीज है वो रिकरिंग बेसिस पे है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस में लाएंगे। बट अगर कोई चीज नॉन रिकरिंग बेसिस पे है, मतलब वो एक ही बार इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसे हम लोग किस पे लाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लाएंगे। ठीक है, अब इफेक्ट ऑन रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, द एक्सपेंसेस विच हेल्प टू जनरेट इनकम रेवेन्यू इन द करेंट ईयर आर रेवेन्यू नेचर, इट शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न इन द करंट पीरियड। मैंने आपको अभी जैसे समझाया था, मैंने आपको बताया था इस चीज को कि द एक्सपेंसेस, आप पढ़िए, द एक्सपेंसेस विच हेल्प टू जनरेट इनकम एंड रेवेन्यू इन द करेंट ईयर आर रेवेन्यू नेचर। ठीक है, मतलब कि अगर मान लिया ऐसे रॉ मटेरियल है, ठीक है, उससे क्या है, इनकम करंट ईयर में ही जनरेट हो रही है। ठीक है, तो उसे हम लोग किस में लाएंगे, उसे हम लोग लाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस में। बट इन अदर हैंड इफ एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, अगर एक साल से ज्यादा पे है, जैसे मान लिया हमने कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है, तो मशीनरी ऐसा तो नहीं है एक साल में खराब हो जाएगी, वो तो कई सालों तक वो अर्निंग देती रहेगी। तो अगर कोई चीज क्या है एक साल से ज्यादा अगर टाइम तक अर्निंग दे रही है तो इसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में लाएंगे। अगर कोई चीज करंट ईयर में ही केवल अर्निंग दे रही है तो वह वो हम किसमें, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में लाएंगे। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर, एक सेम चीज है। इफ द बेनिफिट फ्रॉम एन एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑफ ए शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर किसी चीज से मतलब किसी एक्सपेंडिचर से जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। बट अगर किसी चीज से हमारा जो है प्रॉफिट लॉन्ग ड्यूरेशन तक है तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर लाएंगे। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर is that expenditure or benefit of which is enjoyed or consumed not in 1 year but over many years। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो केवल एक साल नहीं कई सालों तक अगर कोई चीज प्रॉफिट दे रहा तो हमारा क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इट इज द एक्सपेंडिचर इंक्लूड विच रिजल्ट्स इन द परचेज आर एक्विजिशन ऑफ असेट एंड प्रॉपर्टीज विच मे बी यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, the main purpose of incurring such expenditure is to earn income over a period of years or increase the earning capacity of the business concerned with the aid of benefit acquired from such expenditure। तो ये सब जो है इन सब में बस हमें एक ही चीज ध्यान रखना है जो हमने बताया कि अगर किसी चीज को कोई चीज है, मान लिया हमने कोई मशीनरी, हमने कोई भी चीज बना एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, हमने कहीं पे कोई मनी इन्वेस्ट की, ठीक है, उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, अगर वो उसका जो प्रॉफिट है मोर देन 1 ईयर है तो हमारा किसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर सीधे हमारा बैलेंस शीट में जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा किस में आता है, वो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, फिर वहां से कैलकुलेट होकर लास्ट में वो बैलेंस शीट में अपनी जगह बनाएगा। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आगे एग्जाम्पल ये इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आगे
कॉस्ट विच आर क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसा हमने अपने पुराने कई लेक्चर्स में बताया है। मैं फिर से भी इसमें थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। दीज इंक्लूड, अब ऐसे मान लिया मैंने आपको पहले अपने जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है मैंने उसी में आपको बताया था कि जो मशीन होती है, अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, प्लांट एंड मशीनरी की कौन सी कॉस्ट लेंगे, वो यहाँ मान लिया यहाँ से वो मैन्युफैक्चर, यहाँ से वो आई है, ठीक है, ए से, और इंस्टॉल कहाँ होनी, बी प्लेस पे होनी। तो यहां से चल के यहां तक आने का जो भी खर्च है वो ऐड होगा, प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज भी ऐड होगा। इन सब के बाद जो यहाँ पे कॉस्ट आती है टोटल, वही हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये बोला गया दीज इंक्लूड परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन, मैंने बताया ए से बी तक लाने में, इन कंडीशन नेसेसरी फॉर इट्स ऑपरेशनल, अगर कोई कंडीशन है कि उसमें ये ऑपरेशन के लिए ये चीजें लगेंगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, subsequent cost, these include cost of part of some items of the asset requiring replacement at regular intervals. These also include the cost of major inspection for potential faults in the asset. ठीक है, सम ऑफ द एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से हो गए, ये आप लोग एग्जाम्पल एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स arising directly from the construction or acquisition of the asset। ठीक है, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, अगर साइट का प्रिपरेशन कोई कहे, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट मैंने बताया। अगर मान लो उसको टेस्टिंग का कोई कॉस्ट है, कोई प्रोफेशनल फीस है, या कोई R&D पर हम लोग रिसर्च रिसर्च डेवलपमेंट पे कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ये सब किस में आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड कॉस्ट नेसेसरी टू क्रिएट, प्रोड्यूस एंड ऑपरेट एंड इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, अब कॉस्ट विच आर नॉट क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक सिंपल मतलब कि जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे वो किस में आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जैसे कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, मतलब अगर मान लो एसेट की सर्विसिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर हम मान लिया कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ ए न्यू फैसिलिटी, हम कोई न्यू फैसिलिटी दे रहे हैं या कोई न्यू प्रोडक्ट या सर्विस कर रहे हैं, तो वो भी हमारा किसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, या कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग आर रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ एन एंटिटी ऑपरेशन। मान लिया कोई एंटिटी है, ठीक है, मान लो कोई मशीन है, अभी तक वो यहाँ पे काम कर रहे हैं ए प्लेस पे, मान लो उसको बी प्लेस पे ले आया सारा, तो वो भी क्या है, कॉस्ट ऑफ रीलोकेट, तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम उस पे कुछ इन्वेस्ट कर चुके थे शुरू में, तो जो कैपिटल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में था। तो अगर उसको, अगर किसी चीज को हम लोग रिलोकेट कर रहे हैं, तो उसका वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। कॉस्ट ऑन इंटरनली जनरेटेड एसेट लाइक गुडविल, ब्रांड्स, मास्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल, मास्टर हेड्स वैसे, customer list and similar items, if the costs are not directly related to create, produce and operate these, such costs include selling, administrative and other general overheads, expenditure on training staff to operate the asset। ठीक है, अब ये हमारा डिफरेंस है, आप इस डिफरेंस को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो फिर पूरा टॉपिक भी समझ में आ सकता है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब कि स्पेशली जैसे मशीन मशीन में यूज करते हैं, मतलब खरीदने में, तो सिंपल है, ये अमाउंट क्या बड़ी होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इससे कम ही होगा, क्योंकि हम लोग इसको ये रिकरिंग नेचर होता है। द पर्पज इज टू इम्प्रूव और इनहांस बिजनेस और प्रोडक्टिव और अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, द पर्पज इज टू मेंटेन द फिक्स एसेट इन गुड वर्किंग कंडीशन। जैसे हम लोग मान लिया किसी चीज की रिपेयर कराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, तो ये हमारे रेवेन्यू में आता है। जो कैपिटल का मैंने बताया बेनिफिट क्या होता है, मोर देन 1 ईयर्स होता है तो लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया, इसका लेस देन 1 ईयर शॉर्ट ड्यूरेशन। इट इज नॉन रिकरिंग, क्योंकि जैसे मशीन होता है हम हमेशा नहीं खरीदते हैं, वो कभी कभी खरीदी जाती है, बट जैसे रॉ मटेरियल हो गया वो हम अल्टरनेट खरीदते ही रहते हैं, या फिर सैलरी किसी को देना वो भी हम देते रहते हैं रेगुलर, तो ये सब रिकरिंग नेचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा नॉन रिकरिंग नेचर होता है। इट इज सोज इन बैलेंस शीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं बताया सीधे सीधे कैपिटल उठा के वहां पे बैलेंस शीट में जगह बना लेता है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ठीक है,
कैपिटल रिसिप्ट वही सेम चीज है कि जो हमारा क्या बोलते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो हमारा पैसा आता है, ठीक है, उसे हम कैपिटल रिसिप्ट में ले आते हैं। जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जो हमारा होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट रिसिप्ट और फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी क्या, कैपिटल रिसिप्ट और फ्रॉम कहाँ पे, इश्यू ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंसेस शेयर, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, और फ्रॉम सेल और डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और फ्रॉम ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट्स फॉर बिल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट। मतलब कैपिटल एसेट मतलब क्या है, कौन कौन सी चीज कैपिटल एसेट में आती है। जैसे हम लोग जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, वो शेयर इशू करती है, तो उससे जो पैसा आएगा वो भी हमारा कैपिटल इश्यू, क्योंकि वहां से एक ह्यूज अमाउंट आती है। या मान लिया कोई हम लोग क्या क्या बोलते हैं, किसी फिक्स एसेट को डिस्पोज करते हैं, ये ठीक है, या हम लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट से कोई ग्रांट्स हमें मिलता है, तो ये सब क्या है, अमाउंट बड़े रहते हैं जिन्हें हम कैपिटल में यूज करते हैं, तो हमारा कैपिटल रिसिप्ट में आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, और द रिसिप्ट फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशन, जो हमारे डेली ऑपरेशन पे आते हैं, from the company are the receipt where there is no further obligation on the entity to perform certain action, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और राउटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, जबकि जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है वो किस में जाता है, वो सीधे हमारा कैपिटल में जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक था। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर, ठीक है। अब देखो, सॉरी, ऑल रिकरिंग एक्सपेंसेस आर, रिकरिंग मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया। रिकरिंग जैसे हम लोग आरडी बनाते हैं ना, आपको याद होगा, अगर इसे याद हो, तो ये क्या होता है, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है, जो रेगुलर इंटरवल पर हो, ठीक है, जो रेगुलर इंटरवल पे होगा उसको बोलते हैं रिकरिंग। अब रिकरिंग एक्सपेंसेस जो अगर रेगुलर इंटरवल, मैंने आपको बताया कौन सा होगा, वो सीधे सीधे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। फ्राइट एक्सपेंसेस फॉर मूविंग मशीनरी टू फैक्ट्री, ठीक है। फ्लाइट का जो एक्सपेंसेस होता है, अगर कोई मशीनरी हम लोग ला रहे हैं, तो सिंपल है, ये किस में जाएगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कोई मशीन इंस्टॉल करने तक जितना खर्चा आएगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो सबसे पहले इसमें देख लो कौन कौन सा सही है, उसका जो बचेगा, जो गलत होगा वो रहेगा, ठीक है। जैसे पहला का क्या हमारा ऑप्शन है, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द मशीनरीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट। तो मैंने आपको बताया डिफेक्टिव पार्ट अगर कोई हम लोग रिप्लेस करते हैं तो हमारा किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। डेली वेज पेड फॉर इरेक्शन और इंस्टॉलिंग ऑफ मशीनरीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको पहले बताया कि जब हम लोग क्या कोई मशीन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो भी खर्चा आता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ऑफ मशीनरी और डब्ल्यूडी वैल्यू, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो हम लोग डिप्रिसिएशन में पढ़े थे, बट लेस देन द कॉस्ट प्राइस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। सिंपल है, अगर कोई चीज क्या बोलते हैं, एक्सेस एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ऑफ मशीनरी, कोई मशीनरी को अगर हमने क्या बोलते हैं, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ऊपर में उसको भेजा है, बेच मतलब सेल किया है, तो किस में आएगा, सिंपल वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, ठीक है। थर्ड ऑफ जो हमारा ऑप्शन है, अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इश्यू शेयरिज, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स है, जो शेयर इश्यू करने पर जो हमारा पैसा आएगा, ठीक है, वो हमारा किस में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। फॉरेन एक्सपेंसेस टू बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू और कैपिटल डिपेंड्स, तो वो कोई भी जैसे एक्सपेंस है वो रेवेन्यू या कैपिटल किस पे डिपेंड करता है, वो काइंड ऑफ एक्सपेंसेस पे, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट पे, बिल्कुल सही बात है। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, ये तीनों पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। और जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अपनी वीडियो आगे कंटिन्यू करते रहें। अब हम अगले टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्कस करेंगे, वो हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए इसी के साथ सभी को धन्यवाद। थैंक